और अब मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन करेंगे। आइए इस पावन अवसर पर हम एक स्वर में, एक भाव में अपने राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। और अब समय है हमारी और देश के भावी कर्णधार हमारे ऊर्जावान युवा साथियों, आप सभी को मैं युवा संसद कार्यक्रम में सप्रेम सम्मान आमंत्रित करती हूँ। और दीप प्रज्वलन के साथ हमारे कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हमारी सनातन परंपरा है दीप प्रज्वलन की। ये केवल औपचारिकता नहीं, अपितु ये हमारे विचारों को प्रज्वलित करने का प्रतीक है। और हमारे अतिथिगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ज्ञान, ऊर्जा और संस्कारों की रोशनी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। दीपर ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपर ज्योति नमस्तुते। जी हाँ, बिल्कुल। और दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत हमारे इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। और दीप प्रज्वलन हो चुका है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे सम्मानीय अतिथियों का, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस युवा संसद के गौरवपूर्ण आरंभ को संबल प्रदान किया। ये ज्योति सदैव हमारे विचारों को और अब मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कृपया सम्मान पूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन करेंगे। आइए इस पावन अवसर पर हम एक स्वर में, एक भाव में अपने राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
स्थान ग्रहण करें। और अब समय है हमारी स्वागत बेला का। जैसा कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और अब मैं माननीय वैभव पवार जी से आग्रह करती हूं कि वे हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण है ये। हमारे बीच आज प्रदेश के गौरव, प्रदेश के मुखिया हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं अपना मार्गदर्शन देने के लिए। अब मैं माननीय रंजीत चौहान जी से आग्रह करूंगी कि हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें, वंदन करें। जोरदार तालियां हो जाएं। जी हाँ, और अब मैं आग्रह करूंगी श्री अजय पाटीदार जी से कि हमारे बीच उपस्थित माननीय रोहित चहल जी का, जो राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा है, उनका स्वागत करें। और श्री केपी पवार जी से आग्रह करूंगी कि माननीय वैभव पवार जी का, जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, उनका स्वागत करें। इसके बाद सुश्री श्रुति सिंह जी से आग्रह करूंगी कि श्रीमती मालती राय जी महापौर जी का स्वागत करें। इसके बाद अंकित गर्गी जी से आग्रह करूंगी कि माननीय किशन सूर्यवंशी, जो नगर निगम अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। और मैं अनुरोध करती हूं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्रीमती मालती राय जी से कि वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। और मैं विवेक शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वो माननीय रविंद्र यति जी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। जी। अंकित गर्ग जी, माननीय हमारे किशन सूर्यवंशी जी हमारे उपस्थित हो गए। जी। स्वागत वेला के पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया है, युवा संसद। जी हां, इमरजेंसी यानी आपातकाल के 50 साल पूर्ण हो चुके हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया था, और हर साल ये घोषणा की गई कि इस दिवस को मनाए जाने की। भारत को, लोकतंत्र को अग्निपथ से गुजरना पड़ा था। आपातकाल में राजनीतिक स्वतंत्रता छीनी गई थी, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं माननीय वैभव पवार जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे आज कार्यक्रम की रूपरेखा को यहाँ विस्तार से बताएं। जोरदार तालियां हो जाएं पुनः वैभव जी के लिए। बोलिए भारत माता की। अरे ऐसा बोलिए कि हमारे मंच को ये लगे कि ये सच में युवाओं की संसद है। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। आज इस युवा संसद के गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान एक ऐसी शख्सियत जो मध्य प्रदेश को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण का विषय हो, किसानों के सुदृढ़ करने के लिए नित नए आयाम स्थापित करने की बात हो, या युवाओं के सपने साकार हो, इसके लिए अपना पूरा समय लगाकर मध्य प्रदेश को विकास की नई राह से जोड़ने वाले ऐसे हमारे जननायक आदरणीय मोहन यादव जी का मैं इस भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने एक लंबा कालखंड
वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते हुए जिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नित नए आयामों तक पहुंचाने वाले, खजुराहो को विकास के नए रास्ते से जोड़ने वाले ऐसे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का भी हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री, जो लगातार युवाओं के बीच में काम करके एक नई अलग जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय रोहित चहल जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ऐसे आदरणीय रविंद्र रति जी भाई साहब। मंच पर विराजमान इस शहर की प्रथम नागरिक और बड़ी दीदी आदरणीय मालती राय जी, जिले के महामंत्री और नगर निगम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अक्षय बंसल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच दर्शक दीर्घा भी इतनी प्रभावी है। आप देखेंगे महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया नारोलिया दीदी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ आदरणीय गजेंद्र पटेल जी बड़वानी से सांसद हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष अग्रवाल जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये पूरा परिवार, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई रंजीत चौहान जी, अंकित गर्ग जी, भाई विवेक शर्मा जी, अंकित आर्य जी, शोभित शर्मा जी, इस कार्यक्रम में बड़ी भूमिका निभाने वाले यहाँ के युवा मोर्चा के सभी साथी, जिले के अध्यक्ष भाई अजय पाटीदार जी, उनकी पूरी टोली, और यहाँ उपस्थित मूल रूप से जो विद्यार्थी आज युवा संसद में अपनी भागीदारी रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि भारत की आजादी के बाद इन 69 वर्षों में भारत ने हमेशा अलग अलग चुनौतियों का सामना किया, चाहे वो युद्ध की चुनौती हो, प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी चुनौती जो 1975 में आई, जो बहुत लंबे कालखंड तक चली, 2 सालों तक चली। भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, केवल निजी स्वार्थों के लिए, ताकि स्वयं सत्ता में बने रह सके। यह काम करने का काम कांग्रेस की उस समय की वर्तमान सरकार और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश में हुआ। 25 जून को इस देश में 1975 को आपातकाल लगाया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को बहुत आम मानवीय यातनाओं को झेलना पड़ा, कई हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद में पुनः लोकतंत्र की जीत हुई। भारत वो देश है जहां पर लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से जन्मा है, क्योंकि यह हमारी सनातन संस्कृति का देश है, जहां पर माना कोई भगवान माना गया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जहां लोकतंत्र जन्मा हो, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की हत्या करने का पाप जो कांग्रेस ने किया था आज से 50 साल पहले, उसको जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है, उनको जनमानस के बीच में जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन 50 साल पहले लोगों ने किस प्रकार का संघर्ष किया, किस प्रकार से लोगों के अंदर एक भय व्याप्त था। इन सारी बातों की जानकारी युवाओं तक पहुंचे और आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि आने वाले समय में कोई इस बारे में विचार भी ना कर सके। साथियों, इसलिए यह युवा संसद का कार्यक्रम पूरे देश भर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है और यह आप लोगों के बीच बताने की इसकी आवश्यकता है कि यहां बैठे जितने युवा साथी हैं, ये लोग भारत का भाग्य हैं, ये लोग भारत का भविष्य है। आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देश का नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए इस बात की जानकारी आप लोगों को होने की आवश्यकता है कि हमारा इतिहास किस प्रकार का था, जब हम स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपने को साकार कर पाएंगे। जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़े, विकास के नए आयामों को छुए और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए 24/7 काम करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक छोटे आग्रह पर और पहली बार मुझे लगता है कि हमारे किसी गरिमामय कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमको आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। साथ ही साथ यहां पर उपस्थित सभी युवा साथी और युवा मोर्चा की पूरी टोली, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
वैभव जी अपने उद्बोधन की। और अब मैं मंच पर माननीय रोहित चहल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, तो मंच पर आए और हम सब युवाओं का, हम सब का यहाँ उद्बोधन दें और मार्गदर्शन। जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय रोहित चहल जी का। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं युवा मोर्चा के, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। देखिए, अभी वैभव भैया ने कहा था ये युवा संसद है और देश का वर्तमान और भविष्य भी आप ही है, तो इसलिए थोड़ा जोरदार, क्योंकि पता लगना चाहिए युवाओं की संसद हो रही है और भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश के और देश के दिल की राजधानी है। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर, इस सभागार में मंच पे मौजूद मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे नेता जिनका मार्गदर्शन मुझे विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी युवा मोर्चा तक मिल रहा है, ऐसे आदरणीय वीडी शर्मा जी भाई साहब, प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान युवा मोर्चा के अध्यक्ष, मेरे साथी, मेरे भाई, जिनकी अध्यक्षता में आज जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, ऐसे मेरे भाई वैभव पवार जी, साथ ही उपस्थित यहां की हमारी महापौर आदरणीय दीदी मालती राय जी, साथ ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यहां के महानगर जिले के अध्यक्ष रविंदर जी, यहां के नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय किशन जी, सभी सम्मानित मंच, यहां पर उपस्थित ये भी सभी युवा शक्ति। साथियों, जैसा कि मुझसे पूर्व वैभव जी ने बताया कि आज जो युवा सांसद यहां पर आयोजित किया जा रहा है, इसी प्रकार का जो युवाओं के बीच में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जैसा वैभव भाई ने बताया कि आज से 50 साल पूर्व देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो हमारा लोकतंत्र है, बाबा साहिब अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया, जो हमारा इतना खूबसूरत जो लोकतंत्र संविधान है, उसके माथे पर कलंक लगाने का काम इमरजेंसी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा किया गया। साथियों, जब देश के अंदर 50 साल पहले कुछ ऐसी बड़ी घटना घटी, आज लोग पूछेंगे कि आज 50 साल बाद की क्या आवश्यकता है, वो तो 50 साल पहले था। लेकिन कुछ अच्छा और बुरा जब देश के अंदर होता है और उसके 50 वर्ष पूरे होते हैं, और जो युवा है हमारे, उनको जानना जरूरी होता है कि देश के इतिहास में क्या ऐसा घटा कि देश का जो लोकतंत्र है उसके माथे पे कलंक लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। साथियों, आज से 50 वर्ष पूर्व जो हमारी उस समय की देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, हमारे पिताजी माताजी सोए तो थे आजाद, लेकिन जब वो 50 साल पहले जब अगले दिन उठे, रात को सोए थे तो आजाद थे, अगले दिन जब उठे तब उन्हें पता लगा देश के अंदर तो इमरजेंसी लगा दी गई है। सबका जो अधिकार था वो अधिकार छीन लिया गया है। ना किसी को बोलने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना कुछ कहने का अधिकार। सबकी आवाज दबाने का काम किया गया। किस प्रकार से लाखों लोगों को जेल के अंदर काल कोठरी में बंदी बना दिया गया, किस प्रकार से लोगों को प्रताड़नाएं दी गई, किस प्रकार से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। लाखों लोग जब जेल में गए, चाहे देश के अंदर हमने देखा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे एल के अडवाणी जी हो, चाहे नानाजी देशमुख हो, चाहे हमारे अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, ऐसे बहुत से नाम हैं, चाहे जेपी जी हो, चाहे हमने देखा किस प्रकार से जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, सबको जेल में डालने का काम उस समय की सरकार के द्वारा किया गया। साथियों, और सिर्फ जेल में डालना नहीं किया, उनको प्रताड़नाएं दी गई।
आप ये सोच के देखिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुनना है, तो 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। उस समय जो आज वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री है आदरणीय राजनाथ सिंह जी, वो भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई तो उनको भी जेल के अंदर डाला गया, और जब जेल के अंदर डाला गया तो उसी समय उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। आप सोचिए, माता जी को अंतिम विदाई तक भी उनको देने का मौका नहीं दिया गया, उनको पेरोल तक नहीं दी गई। ऐसे बहुत से नाम है देश भर के अंदर, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि भैया लोकतंत्र खतरे में है। किस प्रकार से आज की डेट में भ्रम फैलाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र खतरे में डालने का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। साथियों, जिस प्रकार से लोगों की नसबंदियां की गई, किस प्रकार से उनकी आजादियां छीनी गई, हम सबने देखा। मैं जहां रहता हूं दिल्ली के अंदर, उसी के 200 मीटर दूर पे तुर्कमान गेट एक जगह है। हमारे बड़े बताते हैं कि इसी स्थान पर वहां पे लोगों के ऊपर जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और वो कांग्रेस पार्टी का काला अध्याय है साथियों। इसलिए जो आज यहां पर युवा साथी हमारे बैठे हैं, जिस प्रकार से मैंने कहा कि देश का वर्तमान भी और देश का भविष्य भी आप लोग हैं, इसलिए हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हत्या की गई लोकतंत्र की, किस प्रकार से गला घोटा गया, और कांग्रेस पार्टी ने जो काले काम किए, और सिर्फ इतना ही नहीं किया, इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी आपको पता होगा। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है और जो गड़बड़ी उन्होंने उस समय के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने की थी उसको लेके जो कोर्ट का निर्णय आने वाला था, तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या भी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, और किस तरह से देश के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है साथियों। इसलिए जो 18, 19, 20 साल का जो युवा है, जो 25 साल का युवा है, उन्होंने ना वो कांग्रेस का आज से 11 साल पहले का समय देखा है, ना 50 साल पहले का समय देखा है। इसलिए उनको बताने की जिम्मेवारी हम सब युवा साथियों की है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश को गर्द में डालने का काम किया है, देश के अंदर लोकतंत्र को हमेशा खत्म करने का काम किया है। इसलिए उन्होंने उस समय भी नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और अगर आज वो हो चुके होते, अगर वो सफल उस समय हो गए होते, उस समय युवाओं ने अगर उनके खिलाफ आंदोलन नहीं किया होता साथियों, तो आप ये सोच के देखिए, आज जो हम भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं ना, उसकी जगह इंदिरा माता की जय का नारा लगाना पड़ता साथियों हम लोग। और वो नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि उस समय के जो युवा थे उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने आवाज बुलंद की साथियों। इसलिए जो ये कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा है, ये कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर हमें बताने की आवश्यकता है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे यहां पर आने का आप लोगों ने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रोहित जी का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवा ऊर्जा, राष्ट्र चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे मंच पर उपस्थित हैं जहां विचारों की अभिव्यक्ति को स्वर मिलेगा और युवाओं की चेतना राष्ट्र निर्माण की दिशा में सार्थक संवाद करेगी। अब जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, उससे पहले चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाएं, और जब तक उनका नाम लेती रहूं कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जी हाँ, हमारे बीच पधारे संगठन और समर्पण के प्रति जन जन की आवाज, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने ओजस्वी विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील
और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाता छात्र राजनीति से, चाहे वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की बात हो या महाविद्यालय के अध्यक्ष की बात हो, ऐसे छात्र नेता के तौर पर जिन्होंने भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में कई स्थानों पर रहते हुए छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जब लड़े थे तब उनके साथ भी अन्याय करने का काम हुआ था। ऐसे हमारे भाई रोहित चहल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, नौजवान साथी भाई वैभव पवार जी, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के जो अध्यक्ष हैं वो भी एकदम नौजवान और आपके जैसे नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाले भाई रविंद्र यति जी, हमारे बीच उपस्थित निगम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी, और आज इस सभागार में एक ऐसी शख्सियत विराजमान है कि हम सब नए नौजवान साथी जो 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ यहां पर आज एकत्रित हुए हैं। लेकिन ये 2047 का विकसित भारत अगर इस गति के साथ दुनिया के अंदर बढ़ रहा है तो उस समय के लोकतंत्र की हत्या का उल्लेख भी वैभव पवार जी और रोहित चहल जी ने किया। तो उन लोगों ने जो संघर्ष किया उस जमाने के अंदर, जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके 1975 25 जून को, जिसके 50 वर्ष उस कालाध्याय के आज देश के अंदर पूरे हो रहे हैं, उस समय के प्रत्यक्षदर्शी आपके जैसे नौजवान जिनको 16 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, ऐसे आदरणीय विभीषण सिंह जी भाई साहब जो आपके यहां पर बैठे हैं, जो 16 महीने जेल के अंदर रहे, जोरदार तालियों से हमारे उस व्यक्तित्व का हम सब आज नौजवान इस बात का अभिनंदन करते हैं। आज इस युवा संसद में जो मध्य प्रदेश के भोपाल के मेरे नौजवान साथी, जो आज आप सभी उपस्थित हुए हैं और एक ऐसे महान लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य के बारे में आज देश के नौजवानों को, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ आज इसकी शुरुआत भारत के अंदर हुई है और हम उस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जो नौजवान हैं, मैं आप सभी नौजवानों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। देश का सौभाग्य अपने खून, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने टैलेंट और हम अपनी स्पिरिट से, तुम युवा हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ठान लोगे तुम अगर इस देश को नई तस्वीर दोगे और गर्दना से शस्त्रों के तुम कलेजे चीर दोगे। ये जो नौजवान है जो आज इस युवा संसद के अंदर नौजवान रिप्रेजेंटेटिव आज आप यहां एकत्रित हुए हैं, आज अपनी बात, आपकी आवाज, इस देश की आवाज को आज इस संसद में बुलंद करेंगे। लेकिन रोहित चहल जी ने आपको कहा कि अगर युवा नहीं होता और युवा की यह स्पिरिट नहीं होती, देश के अंदर उस समय जो इमरजेंसी 1975 के अंदर इस भारत के अंदर लगी, केवल इंदिरा गांधी को माननीय न्यायालय ने माल प्रैक्टिस के कारण कि इनके चुनाव में, इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ उसमें माल प्रैक्टिस हुई है,
धनबल का दुरुपयोग हुआ है, बाहुबल का दुरुपयोग हुआ है। माननीय न्यायालय ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव जीतने के लिए सरकार का दुरुपयोग किया है, इसलिए इन्हें 6 साल के लिए चुनाव से वंचित किया जाता है। देश के लोकतंत्र में उस समय के इतिहास में जब 6 साल के लिए उनको प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को यह कह दिया न्यायालय ने कब इनको चुनाव लड़ने से रोका जाता 6 वर्ष के लिए, उन्होंने सारे संविधान को, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, इस संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर कहा कि देश के अंदर 42वां संशोधन करके उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी। ये आज के नौजवान को नहीं पता है। मैं उस समय शायद 5 वर्ष का था, 70 का मेरा जन्म है, मैं उस समय 5 वर्ष का था। तो आज का जो देश का जो नौजवान है, जो विकसित भारत के संकल्प के मसाल हाथ में लेकर के निकला है, उसे पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को किसने उस लोकतंत्र की हत्या की थी। लेकिन मैं सांसद हूं, संसद में देखता हूं कि नेता प्रतिपक्ष देश के एक संविधान की कॉपी लेके खड़े होते हैं और उस संविधान की कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष शपथ लेने के लिए लाते हैं। एक और आपके प्रधानमंत्री ने, आपके नेता ने देश के लोकतंत्र की हत्या की और दूसरी ओर आप दूसरे हाथ में लेकर के आप ये शपथ लेने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, देश के नौजवानों के साथ, देश के साथ लोकतंत्र के मंदिर में भी मजाक होता है। वो नेता प्रतिपक्ष जिस संविधान की कॉपी को हाथ में लेते हैं, वो संविधान की कॉपी नहीं होती है, केवल ऊपर उस पर संविधान लिखा होता है और उसी को लेकर के वहां भी फ्रॉड करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो मेरे नौजवान साथी हैं, आपके सामने वो पृष्ठभूमि आज देश के 50 वर्ष काला अध्याय के उस समय के जब लोकतंत्र की हत्या हुई तो जेपी मूवमेंट की जब शुरुआत हुई और जेपी मूवमेंट के अंदर नौजवानों ने जब कहा ये देश के अंदर नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार से लेकर इस काले अध्याय को देश का नौजवान, जिसको नेचुरल हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो युवा है उसके अंदर दुरावस्था के दौर के खिलाफ नेचुरली उसका ये नेचर है, वो खड़ा हो जाता है। और देश के नौजवान खड़े हो गए। 1975 में जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, संघर्ष हुआ, लाखों लोग जेल के अंदर चले गए। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आज आप सब लोग पढ़ते होंगे, आप सर्च करेंगे जेपी मूवमेंट, तो जिस लोकतंत्र की हत्या जिन्होंने की, जिस लोकतंत्र का गला घोटा इस भारत के अंदर, आपके जैसे नौजवानों को 17 साल का, कोई 16 साल का, 15 साल के नौजवानों को जेल में इसलिए डाल दिया कि आपने ये आवाज क्यों उठाई, कलम तोड़ दी गई, अखबार बंद कर दिए। आज तो सोशल मीडिया है, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था, सारी आवाज बंद कर दी। तो मेरे नौजवान साथियों, आपकी जो आवाज है, आपका जो कर्तव्य है, ये जब मैदान में निकलता है तो जिस इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र की हत्या की थी 1977 में आकर के, आप सब नौजवानों के परिश्रम, त्याग, बलिदान और मेहनत का परिणाम था कि उस लोकतंत्र की हत्या करने वाले को पूरे देश ने चुनाव हरा करके लोकतंत्र को जिंदा बनाया। तो आज जो विकसित भारत का संकल्प कि 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे नौजवान चाहिए, केवल 100 की संख्या में, जो मेरे मन के अंदर कल्पना है उसके अनुसार वो काम करेंगे तो इस भारत का परिदृश्य बदल देंगे। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा था। लेकिन आज
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उस समय के नरेंद्र थे और ये आज के नरेंद्र हैं जिन्होंने कहा कि आगामी आने वाला समय ये भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और उस नेतृत्व करने के लिए 2047 के अंदर कौन होगा, तो यहां बैठा हुआ जो नौजवान है ये 2047 के अंदर भारत का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में करेगा। ऐसे भारत के नौजवान आज तैयार करने की जरूरत है जिन्हें पता हो कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, जिन्हें पता हो कि देश की लोकतंत्र की हत्या किसने की थी, जिन्हें पता हो कि दुरावस्था का दौर कब था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप सभी नौजवानों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आज के नए भारत के नेतृत्व में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार ये केवल नारे नहीं है, परिवारवाद समाप्त करना है। और परिवारवाद समाप्त केवल इतने से नहीं होगा कि मैं केवल भाषण देता रहूं। परिवारवाद तब समाप्त होगा कि आपके परिवार में न कोई नेता है, आपकी न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आप किसी प्रकार से राजनीति संबंध नहीं रखते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज का नौजवान प्रोफेशनल, आज के नौजवान ऐसे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनको भी भारत की राजनीति में आज लाने की जरूरत है। और वो जब नेतृत्व करेंगे तब भारत परिवारवाद से मुक्त होगा। ये संकल्प भी आज हमें एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था जब भारत के राष्ट्रपति बने, नौजवानों से इंटरेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, तो उन्होंने कहा आप नेता क्यों नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा साहब नेता तो ये तो बहुत अच्छा परिदृश्य नहीं है, अच्छा परसेप्शन नहीं है। 19-20 साल के नौजवान जब उस अवस्था में होंगे और आज उस माइंड सेटअप पे होंगे कि मेरा भारत दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ शुरुआत है। तो ये जो युवा संसद है, ये चित्र यहां पर मुझे लगता है कि आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन 50 वर्ष आपातकाल के उसमें दिखाए गए हैं कि देश के नौजवानों के सामने चित्र जाना चाहिए। उस समय देश के अंदर जो नेतृत्व करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के नेता के तौर पर, और मुखर आप जब बोलोगे आज तो अटल जी आपको याद आएंगे। अटल जी को जेल के अंदर डाल दिया था और उस अटल जी को जेल के अंदर डाल करके जब लोकतंत्र की ऐसे नौजवानों को बंधक बना करके जब जेल के अंदर भेज दिया था, वो अटल जी का भी ये वर्ष 100वां वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना की जनसंघ के बाद, तो मेरे नौजवान साथियों, अटल जी ने मुंबई के अधिवेशन में कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और भारत के अंदर कमल खुलेगा। लेकिन मैं आप सभी नौजवानों के सामने एक अटल जी के कुछ शब्दों को क्या कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमें दोनों को भी रतलाम भी पहुंचना है। इच्छा तो थी कि हम आपको बहुत सुने, क्योंकि आनंद तो आपको सुनने में आएगा कि आज का देश का नौजवान किस भूमिका में है। तो आज देश की सीमाओं पर सेना सुरक्षित है। सेनाओं को इतना अधिकार संपन्न मोदी जी ने बना दिया है। मोदी जी ने कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरे देश पर कोई आंख उठाएगा तो अब ये भारत की वो सेना नहीं है, ये अधिकार संपन्न सेना है। अगर कोई आंख उठाएगा तो उसका जवाब सेना जाकर के घुस करके देगी। सर्जिकल एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करके भारत की सेनाएं इतनी सक्षम है तो भारत की रक्षा करने के लिए हमारा सैनिक तैयार है। यह वो भारत है, आज का नया भारत, किस भारत की आर्थिक, कि जो भारत 15वें स्थान पर 11वें स्थान पर था, आज आर्थिक दृष्टि से भारत दुनिया के अंदर
चौथे स्थान पर आकर के आर्थिक तौर पर भी गति करने का काम कर रहा है। लेकिन जरूरत किस बात की? जरूरत इस बात की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, आप युवा नौजवान साथियों को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आप आगे कैसे बढ़े। सीमा पर सेनाएं, हर क्षेत्र में किसान, बाकी लोग अपने अपने काम में जुटे, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। G20 देशों में प्रधानमंत्री ने कहा आगामी दुनिया की जो दिशा होगी केवल भारत की नहीं, दुनिया की दिशा जब वो नेतृत्व करते G20 देशों का, भारत ने जब नेतृत्व किया तो उन्होंने कहा आगामी आने वाला समय वुमेन लीड डेवलपमेंट का समय है। तो महिला क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो कहते हैं, मैं आपके सामने इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूं कि अटल जी की जो सोच थी, विवेकानंद की जो सोच थी, जेपी आंदोलन के जयप्रकाश नारायण की जो सोच थी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच थी, उन सारी सोच को जमीन पर उतारने का काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, जो अटल जी ने कहा कि देश के नौजवानों को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर आगे बढ़ना। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में पारंगत कैसे बनेंगे। मैं डॉक्टर हूं तो संवेदनशीलता के साथ डॉक्टर कैसे बनूंगा। मैं वैज्ञानिक हूं तो देश के लिए मैं कैसे अपने आप को लगा सकता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम ने जैसे अपने आप को लगाया कि देश आगे बढ़ेगा, कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहां पर भारत नेतृत्व नहीं कर रहा होगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अटल जी ने जो कहा वो कुछ लाइन में कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अटल जी ने कहा अपनी कविता में, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है, भारत के दुनिया के लोकप्रिय नेता रहे, एक हाथ में सृजन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर की ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। और अटल जी क्या कहते हैं, आंखों में वैभव के सपने, मेरा देश कैसा होगा, मेरा मध्य प्रदेश कैसा होगा। ये जो विजन है, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि युवा को ड्रीम्स जब तक नहीं देखेगा, जब वो सपने नहीं देखेगा तो वो अपने बारे में विचार क्या करेगा। तो अटल जी कहते हैं आंखों में वैभव के सपने और पग में तूफानों की गति हो। ये किसके में हो सकती है? पगों में तूफानों की गति किसी में हो सकती है तो नौजवानों के अंदर ही हो सकती है। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। और अटल जी क्या कहते हैं उस समय के परिप्रेक्ष्य में कि आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, जो उस समय की परिस्थिति में उन्होंने कहा। लेकिन मोदी जी के आज के नेतृत्व को कहते हैं विकसित भारत का संकल्प नहीं रुकता, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस में हिम्मत हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन ने, उनके उद्बोधन है, हम युवाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से आज ये सही समय है जब हम यहाँ ये संकल्प लें कि विकसित भारत की परिकल्पना में हम उसे साकार करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देंगे। और अब वो क्षण, वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और नेतृत्वकर्ता का, जिनकी कर्मठता और दूरदृष्टि से हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतध्वनि से स्वागत कीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित यूथ पार्लियामेंट के आज के इस आयोजन में, जिसका सब्जेक्ट इमरजेंसी है, आपातकाल है, और ऐसे इस आयोजन में युवा मोर्चा के इस पूरे आयोजन को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ है, प्रदेश का नेतृत्व भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय सांसद और यशस्वी अध्यक्ष जी ने विस्तार से सारी बात कर दी। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
इसी मंच पर मौजूद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट दिल्ली माननीय चहल जी का भी अभिनंदन। रोहित चहल जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता, आंखों में वैभव के सपने, जोरदार अभिनंदन वैभव भाई को। बैठिए। ये हमारी महापौर जी श्रीमती मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस सभागार में मौजूद माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, सभापति, क्या मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया? अच्छा, प्रधानमंत्री जी। और इस अवसर पर आप सभी यूथ पार्लियामेंट के माननीय सभी, ये आज के इस पार्लियामेंट के, यूथ पार्लियामेंट के माननीय सांसदगण, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना, मंत्रिमंडल भी बना देने से ना बना है। देखो, ये है आनंद हमारे बीच, ये होना चाहिए। लोकतंत्र में हमारा इन्वॉल्वमेंट कराने के लिए इस रोचकता के भरोसे से अपने में से जब हमको मौका मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये अपने अरमान सबके दिल में रहते हैं। तो अरमानों का मूर्त रूप लेने के लिए आज आप सब लालायित। मैं 2-4 लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो आप में से अपन संवाद करते बात कर लें। अध्यक्ष जी, यहाँ तो आपकी अनुमति लगेगी, अब आपकी की तो लगेगी नहीं। सभापति जी ने अनुमति दे दी भाई, है बड़े उदार हैं, बहुत अच्छे। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपातकाल के 50 वर्ष हुए और आज इस पे क्यों बात करने, क्या जरूरत है इसकी बात करने की? नेता प्रतिपक्ष से पूछ लेते हैं। मेरा ये मानना है, सबसे पहले आपको अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा ये मानना है, एक मिनट में थोड़ा संशोधन कर दो, यहाँ अध्यक्ष को संबोधित करके बात कर लो ना। ये सेक्रेटरी महोदय हैं, अध्यक्ष जी अभियान। चलो माफ करना, चलिए कोई बात नहीं, हम समझे आपने टेम्परेरी व्यवस्था उनके नीचे करा दी है। चलिए कोई बात नहीं, बताएं। मेरा ये मानना है कि हम जब इतिहास को देखते हैं तभी हम सीख लेते हैं। तो आज अगर हम इतिहास का संशोधन करेंगे तभी हम ये सीख पाएंगे कि हमने क्या गलतियां की, हमारी सरकारों ने क्या गलतियां की जो आगामी आने वाली पीढ़ियों को नहीं करनी है और आगामी आने वाली सरकारों को भी नहीं करनी है। धन्यवाद। मैंने प्रश्न क्या किया था, ध्यान में क्या किया था कि हम इमरजेंसी को के बारे में फिर से क्यों ये मौके पार्लियामेंट के लिए चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठिए आपकी बैठिए, बहुत धन्यवाद। और कौन बोलेगा? मेरा प्रधानमंत्री से पूछे, ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हुआ तो आपका नंबर आ जाता। सब नेता सदन तो वो तो प्रधानमंत्री तो हुए। आप बताएं। सभा में उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगणों को मेरा शिक्षक नमन, नमस्कार। मान्यवर, इमरजेंसी या आपातकाल की पे चर्चा करने की जरूरत आज हमें इसलिए है कि 1975 से 2025 तक का ये जो सफर है, इस सफर में हमारे लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव दिए और इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार बनाने के लिए जो आइडियल स्टेट है, उस आइडियल स्टेट को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इमरजेंसी जैसे कानून और उनकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे हमने कैसे डील किया और हमको कैसे उनसे बचना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इमरजेंसी में हुआ क्या था? जी माननीय जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई, आपातकाल लागू हुआ, तो उसमें कई सारी चीजें हुई। कॉन्स्टिट्यूशन एक आधी बताओ, पहले एक ही बताओ, है ना, क्या हुई? माननीय सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है, वही तुम्हें पूछना चाह रहा हूँ। माननीय हमारे संविधान ने हम सभी को एक मौलिक अधिकार दिया और वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं आज आपके समक्ष अपने मन की बात कह पा रहा हूं, ये एक मौलिक अधिकार है जो मुझे मेरा संविधान देता है। बहुत अच्छा। पर जब इमरजेंसी लगी
तो मुझसे मेरा ये मौलिक अधिकार छीन लिया गया। बहुत अच्छा, बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और कौन बताएंगे क्या हुआ इमरजेंसी में? अब बीच वालों को बुला लेंगे, इन्हें नहीं बोला अभी तक, नहीं कहा कौन आपने से खड़ा हो जाओ। हाँ बता दो, माइक इधर ले दो। सर, सबसे पहले सभी आदरणीय महाजनों को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा सुझाव दूं, सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात कर लो आपसे, है ना, अपनी जो आपको कहना है एक शब्द में बोल दो कि आपको इस इमरजेंसी में सबसे खराब क्या लगा, ये बता। सर, मेरे हिसाब से जो हमारे मूल अधिकार थे, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, उन्हें छीन लिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 14, 19 व 21 भी शामिल थे। इसका मतलब ये है कि ना अब हमारे पास राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार था, ना हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, और ना ही हमारे पास जीने का अधिकार यानी फ्रीडम टू लाइफ भी नहीं था। ये सब जीने का भी नहीं था। जी नहीं सर, आर्टिकल 21 तक निलंबित कर दिया। जीने का अधिकार तो थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं सर, अरे एक थोड़ा संशोधन तो कर लो बहन जी। क्या है, जीने का अधिकार जेल में दे दिया है घर से उठा के। Yes. लेकिन जीने का अधिकार तो था भैया, कोई गलत तो नहीं है। जीने का अधिकार नहीं मतलब सबको मृत्यु दंड दे दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर, पर जब न्यायपालिका को नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब दूसरे का नंबर आ जाए। अब जरा आपके यहाँ से गया उधर जा रहा हो, ये तीसरे नंबर कॉलम पे इधर ले लो। जो खराब लगा वो क्या था, छोटे से मैं बोलूं, बहुत लंबी चौड़ी बात बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के आए हो। पढ़ के तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब अपने मन की बात बता दो। सर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलत चीज ये हुई थी कि नसबंदी हो गई थी, तो बहुत गलत हो गई लोगों की मर्जी के खिलाफ लोगों की नसबंदी करा दी गई, और उसके बाद चलिए आपने बहुत अच्छा ये ठीक कहा। ये नसबंदी यानी जनसंख्या नियंत्रण एक विषय हो सकता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर कई लोगों के साथ जो अन्याय कर दिया वो बहुत बड़ा विषय बना था। उस समय मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। लोग मजाक भले समझ रहे, लेकिन तुमने अच्छा विषय उठाया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम था आपका? अनंत, वाह बहुत अच्छा। और इधर इसको देना है, एक कुर्ते पजामा लेना, नेताजी को लाओ अच्छे सामने, बहुत अच्छा। मान्यवर, जो सबसे गहरा और सबसे इम्पोर्टेंट विचार जो था इमरजेंसी में इसका उल्लंघन हुआ, वो था जुडिशरी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना। मानिए कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है, उस पर आपको जस्टिस कौन देगा? जुडिशरी। जब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई इमरजेंसी में, तो ये साफ था कि आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। नहीं तो कैसे हुई है, कुछ उदाहरण दे दो ना, क्या हुई? मान्यवर, सबसे पहले तो जब केशवानंद भारती जी का केस हुआ, उसमें जब सरकार को फैसला रास नहीं आया, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया, जिसमें कोर्ट्स को यह अधिकार था कि वो उन कानूनों को निलंबित कर सकते हैं जो संविधान में जो पार्ट 3 है हमारा। बहुत अच्छा, बैठ जा, बहुत अच्छा। अब आगे बताओ भैया, कौन बोलेगा? अरे आप थोड़ी बोलोगे, आप तो सचिव हो। चलो इनसे ही पूछ लो एक बार, चलो ले लो। सर, एक जरा क्या हो रहा है कि थोड़ा आप अपने उसमें आ जाओ, मौलिक बातचीत में एक आध शब्द में बात कर लोगे तो कई लोगों से बुला लूंगा, नहीं तो क्या होगा कि बड़ी लंबी भाषण देने में वो विषय कम हो जाता है। तो एक आपको जो सबसे खराब लगा वो बात आपातकाल के दरमियान, वो थोड़ा बता दो क्या है। महोदय, जब आर्टिकल 300 मानने की बात की जाती है, लेकिन उसमें 3 बिंदु थे। उन 3 बिंदुओं में से किसी एक भी बिंदु पर उस समय चर्चा नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भी उस समय इमरजेंसी लागू कर दी गई। ये सबसे घिनौनी बात मुझे लगी। बहुत, कोई बात। और आगे कौन बता रहा है? अरे खड़े होकर थोड़ी, बैठ के हाथ करो ऊपर। हाँ, सीधा साधा आदमी को लाना पड़ेगा भाई, मेरे जैसा देखना पड़ेगा। वो आखिरी वाले को बुलाओ जरा, उसको, वो आखिरी बैठा है। हाँ, एक माइक पहुंचा दो भैया उनको।
मेरे वो जरा हाँ बता। माननीय, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज और जो सभी को लगना चाहिए बुरी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है कोई भी निर्णय लेता है तो उसे अपनी कैबिनेट से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, कैबिनेट की बैठक लेनी पड़ती है। पर इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की बैठक के डायरेक्ट निर्णय लिया और राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसको पारित करवा दिया। वाह, क्या नाम आपका? सर समीर सेन। समीर सेन जी। क्या करते हो आप? मैं युवा मोर्चा में नगर महामंत्री पद से हूँ। और पढ़ते लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पढ़ते लिखते हूँ। तो क्या करते हो वो भी तो बता दो। पॉलिटिक्स से करा सर मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और आगे सर नमस्कार। सर यहाँ पीछे अंतिम पंक्ति वाला व्यक्ति। अरे तुम का अंतिम वाले बैठो, अभी जब तुम बड़े पक्के नेता हो। थैंक यू। चलो बोली दो यार, कोई बात नहीं। नाम बता दो। सर मेरा नाम विवेक भास्कर है, मैं निवाड़ी जिले से आया हूँ, जहाँ सर आपको कल जाना है। अरे भाई सर पक्की तैयारी से आए हो। अब तुमसे संभल के बात करना पड़ी, कल मेरा घेराव मत कर लेना। सर मेरा मानना ये है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को देश में आंतरिक अशांति बता देना ये देश द्रोह था, और इस द्रोह के कारण के आपातकालीन जब इस देश पर लगाया गया तो इस देश में एक बहुत बड़ी विसंगति ये हुई कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी का स्वप्न अपनी आंखों से देखा था, उन्हीं लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके साथ क्रूरता की गई, बर्बरता की गई, नसबंदी हुई। और जो इस देश अरे रे भाषण लंबा हो गया। सबसे खराब क्या लगा ये बता दो एक शब्द में। सर मुझे सबसे खराब ये लगा कि नसबंदी हुई और संविधान। अरे वो तो हो गई पहले, अब तो आप जैसा आगे बढ़ाओ। दूसरा आप और कोई जो विषय छूट गया वो बताओ। सर एक अतिरिक्त आगे कर रहा हूँ। अब हो गया, आप तो कोई आपको एक आध आइटम बताना तो बता दो। देखो प्रधानमंत्री जी आपके दल के लोग मानते ही नहीं है। सर मेरे जिले में विधि महाविद्यालय हो जाए, मेरा आपसे अंतिम आग्रह है। अरे ये कहाँ से हो गया बीच में? ये विधि महाविद्यालय हो गया। बहुत धन्यवाद, जरूर करेंगे, है ना, चिंता मत करो। हाँ मंत्री जी प्रणाम। आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे जो सबसे खराब चीज उसमें लगी, उसको मैं सिर्फ 4 अपनी कविता की पंक्तियों से तुम कवि हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ 4 लाइन बताऊंगा। हमने तो सांसद ढूंढा था। कि धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, हाथ की कलम कहीं उदार हो गई थी, ये तिरंगा किसी का रुमाल हो गया था, और व्यवस्था कहीं गुलाम हो गई थी। इसलिए चले थे इंकलाब के लिए और हम जले थे आफताब के लिए। अब ये मेरे को ये समझा दो कि आपने इसमें एक बात क्या बोली? एक बात ये हुई सर के कविता में घूम गया लंबा चौड़ा। पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो पूरी ठप हो गई थी, कई लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों के अधिकार छीन लिए गए। अब मैं कभी नहीं हूं ना, मेरे पल्ले की पड़ी थी इसलिए मैंने पूछा। चलो इधर वो कौन उठाएगा हाथ? एक कोई मासूम चेहरा कौन दिख रहा है? ये भैया बुलाओ, ये भैया दिखवा रहे। हाँ ये देखो, ये बहुत नमस्कार, प्रणाम मुख्यमंत्री महोदय। सर उस टाइम में मुझे जो सबसे गलत लगता है कि जो छात्र नेता जिन्होंने सर की उनका विरोध किया था उस समय की सरकार का। अरे सरकार का विरोध क्यों करा? सरकार ने क्या करा पहले ये बताओ ना। सर उन्होंने जो इमरजेंसी रूल अप्लाई किया था। इमरजेंसी रूल क्या अपनाया? सर बोलने की जो आजादी होती है वो छीन ली गई। ये तो इतनी बार बोल लिया सब। दूसरा कोई विषय बताओ जो जी सर, जो उनको जेल में बंद कर दिया गया था सर, वो गलत था छात्रों को। अच्छा, जो खुले थे उनके लिए क्या कर रहे थे? जेल में बंद कर दिए तो ठीक है, लेकिन जो खुले थे उनके लिए भी कुछ था ना। कोई बात नहीं, चलो है ना, आगे बताओ। और कोई आगे। हाँ बहुत देर हो गई, जरा बहन जी बुला लो। सर सबसे पहले आज हमारे देश में विपक्ष के कई नेता बोलते हैं कि देश में तानाशाही आ गई है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो ये भूल जाते हैं कि आपातकाल के टाइम पर न जाने कितने बड़े विपक्ष के नेता को अकारण गिरफ्तार कर दिया जाता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो। बहुत अच्छा नाम बहन जी आपका? कृति राजपूत है। आकृति राजपूत। आकृति, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कौन बताएगा? चलिए टोपी वाले को दे दो, हिमाचली टोपी बढ़िया दे उनको भाई। मेरा नाम स्नेहल है और मैं एलन सिटी कॉलेज का छात्र हूँ। सर जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी
वो ये लगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि आपने माल प्रैक्टिसेस का यूज किया है, जैसे कि विष्णुदत्त जी शर्मा जी ने बताया कि माल प्रैक्टिसेस का यूज करने के बाद भी आपने अपनी तानाशाही चलाई और बिना सोचे समझे इमरजेंसी लागू कर दी। ये कहीं से कहीं तक मुझे सही नहीं लगा और इसी के कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो ये वो बात थी जो मुझे सबसे बेकार लगी। बहुत अच्छा। अब जरा खत्म होने वाला आ गया नंबर, एक आध आखिरी कौन बताएगा? तो टास्क कराएं क्या? तुम होशियार गुरु, माइक पहले हाथ में ले रहा, हाथ ऊंचा कर रहा हो। चलो कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। सर सबसे बुरा मुझे ये लगा कि सर जिस मिसा एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा था और आज के कुछ जो राजनेता हैं कांग्रेस के साथ मिले पड़े हैं, वो जो जैसे लालू प्रसाद यादव अपने बेटी का नाम मिसा रख दिए और आज उसी कांग्रेस के साथ वो बैठ के सरकार और सत्ता चलाते हैं, ये बहुत बुरा चीज लगा। बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? बहुत अच्छा सर मेरा नाम अविनाश पांडे, मैं बिहार औरंगाबाद से। बहुत अच्छा। जलील पक्के वाले हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भैया अब तो टाइम खत्म हो गया है। एक लास्ट वन तुम्हारा लास्ट के बाकी का सबका। नहीं सर, एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। इंस्टेंट नहीं, जो सबसे खराब लगा वो बता दो। सर एडीएस में सर जब सुप्रीम कोर्ट में सर एक जज ने जुडिशियली सिस्टम में जब ये पूछा जर्नल से कि अगर किसी की हत्या कर दी जाती है कारावास में या गिरफ्तारी के समय इमरजेंसी में, तो वो भी कोई मुकदमा नहीं कर सकता सरकार के ऊपर। तो मतलब अगर गिरफ्तार कर लिया गया इमरजेंसी के समय किसी पॉलिटिशियन को, तो उसकी हत्या की जा सकती थी और निर्दोष लोगों की हत्या की जा सकती थी। एवं नसबंदी जो तो हो गई, आगे बढ़ो सर। एक जो छूट गया वो बताओ। सर जो मानव अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया। सर जो मीडिया के अब मर्जी से नहीं बोलना। सर मैं बताऊं, चलो आखिरी बहन को हमारी बुला लेते हैं, आप माइक दे दो। अरे माइक ले लो भैया, इधर आप जरा मैदान में ले आओ। सर मैं एक लाइन प्लीज बोलना चाहूंगा। अरे उनको तो बोल, एक मिनट जरा अनुशासन का भी पालन कर लो। बेटा इधर माइक मत ले जाओ, उधर दुनिया कौन सी में है। आप वो आखिरी उस बहन को बुलवा लो, बताओ बेटा बोलो। सर दिल्ली में अरे तुम इधर जाओ ना जरा, तुमको कह रहा है यहाँ जाओ उनके पास। हाँ बस बढ़िया बढ़िया, बताओ। सर दिल्ली में सौंदर्यीकरण के नाम पे जो सत्ता के युवराज थे, उन्होंने प्राइड प्रोजेक्ट के नाम पे लाखों लोगों को बेघर किया था और उनकी हत्याएं भी की गई थी। ये देखो साहब, बहुत अच्छा, बधाई। आपका नाम बताना है? सर वंशिका। वंशिका, बहुत अच्छा, अच्छी बात बजाई आपने, बहुत बढ़िया। मैं आज के इस अवसर पर इस यूथ पार्लियामेंट के लिए आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और देखो आप सबको मालूम था हमारा भाषण का 90% काम आपने पूरा कर दिया। मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही आप सबको मालूम है। ये जो अंदर की बात है, अब इसमें से जो 2-3 चीजें छूटी है, केवल वही मैं बोलूंगा। जैसे आज के इस समय में अगर आज आपातकाल होता तो क्या होता, इससे चालू करो। आपके हाथ में अखबार नहीं आता, ध्यान में आया? इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल पे समाचार नहीं आते, आकाशवाणी पे समाचार नहीं आते, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जिस किसी को तुम क्या क्या चैट जीपीटी और क्या क्या करते रहते हो, वो सब खाली हो जाता है। अंदाज लगा लो कि अगर आज आपातकाल होता, उस दौर में समाचार पत्रों की लाइन काट दी, पेपर नहीं छपना चाहिए, आकाशवाणी पे समाचार उनके द्वारा जो बोला वही बोले, बाकी सब समाचार बंद। सारे प्रकार से जो अभिव्यक्ति की जो आपकी जो मोबाइल से मोबाइल पे बात कर रहे हो आप, वो मोबाइल भी पहले वो सुनेंगे तो आपको आपके मित्र तक जाने देंगे लाइन। अगर आप फोन पे भी आप बात कर रहे हो तो फोन पे भी आपकी लाइन कट हो जाएगी और आपको बंद कर दिया जाएगा। कल्पना करो कि वो कौन सा दौर है। और ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि केवल एक मेव जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी,
उन्होंने एक चुनाव में अपना भ्रष्ट आचरण किया, चुनाव के लिए गलत सलत तरीके से चुनाव जीत गए। अब चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र में क्या होता है, पिटीशन लगी, राजनारायण जी हार गए और उनने सुप्रीम हाईकोर्ट में इस बात को सिद्ध किया कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो चुनाव लड़ा उसमें उनने सारी नैतिकता ताक पे रख करके सारे प्रशासन का उपयोग करके ये चुनाव जीत गई। अब ये केवल हमको समझने की जरूरत है। अगर ये हुआ है और कोर्ट उसको 3 साल सुनने के बाद इंदिरा गांधी जी के भी तर्क सारे सुने, राजनारायण जी के तर्क भी सारे सुने और विद्वान न्यायाधीश ने फैसला दिया कि ये मुकदमे में जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई, इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव में चुना जाना ये अवैधानिक है। अब इसमें क्या गलत था, कुछ गलत था क्या? लेकिन ये जो बात आई है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को, ये इनके जिन्स में है। अंबेडकर जी ने संविधान बना करके वो सारी बातें जोड़ करके कही थी कि इस संविधान में तो सब कुछ है, इसका पालन करना चाहिए, लेकिन ये पालन करने वाले हाथ में अगर वो गंदे लोग हो जाएंगे तो इस संविधान का फिर कुछ नहीं कर सकते। संविधान को पालन करने वाले, लागू करने वाले ही करप्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही हुआ, संविधान में तो न्यायालयों को भी स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र के अंदर संविधान की इस व्यवस्था के भावना के आधार पर तो मुकदमा चला, तो 12 तारीख को तो मुकदमा का फैसला आया, लेकिन 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे देश में आंदोलित हो रहे। आप बताइए, कोई फैसला करे कोर्ट कहीं भी तो उसको लागू होने में कितनी देर लगना चाहिए? सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, आप कुछ और सोचते, आपने वो कुछ नहीं किया। आपने उस फैसले को, फैसला देने वाले और पूरे देश को अपनी दादागिरी से आपातकाल डिक्लेयर किया। अब आपातकाल करने के लिए भी, इमरजेंसी के लिए हमारे फेडरल सिस्टम है, संघीय पद्धति है, अर्थात इस देश के अंदर 2/3 राज्य सरकारें अगर उसको प्रस्ताव को भेजेगी तब इमरजेंसी लगती। किसी राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, उनकी खुद की कैबिनेट के लोग भी नहीं आए और सुबह 6 बजे ऐसे ही जाकर के अपने कैबिनेट फर्जी बता करके और राष्ट्रपति से साइन करके लागू करा दिया। और लागू करने के बाद वो तांडव किया गया जो आप सबने बताया, उसका मुलम्बा कुछ भी चलाया। तो ये अगर मूल रूप से संविधान को न मानने वाला संविधान की आत्मा के साथ हत्या करने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो उस समय हुआ कि आज भी अगर अपने यहाँ सारा लोकतंत्र जिंदा कैसे रहता, प्रेस मीडिया जिंदा होना चाहिए, सोशल मीडिया जिंदा रहना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जुडिशरी जितनी कोर्ट है वो सब अपनी स्वतंत्रों को फैसले दे दे। उन्होंने तो और आगे बढ़ के निर्णय किया। अगर उनके निर्णय के लागू होते कि भविष्य में कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी भी दायरे में प्रधानमंत्री का पद नहीं आएगा, उनसे भी ऊपर हो जाएंगे तो भगवान हो जाओगे आप। जब कोर्ट से भी ऊपर होगा तो भगवान ही होगा, क्या बचा? अब आप बताओ, अगर ये सब होता तो लोकतंत्र जिंदा रहता क्या? और इसकी लड़ाई लड़े हमारे सभी नेता ने, सारे नेतृत्वकर्ता, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक सारे, और केवल राजनीतिक दल नहीं, राष्ट्रीय स्वयं संघ से लेकर सारे लोग जो लोकतंत्र के लिए, तो ये केवल 22 साल में हो गया। 47 में देश आजाद हुआ, देश आजाद होने में 1000 साल की गुलामी लगी थी और 1000 साल की गुलामी को 22 साल के अंदर ही कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था। अब अपने देश और देश के आसपास की तरफ देखो निगाह डाल के, अगर हमारे लोग वो लड़ाई नहीं लड़े होते तो आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पूरे देश और दुनिया के आसपास की निगाह डालोगे तो आपको तुलना मिल जाएगी। हमने ये जो लड़ाई लड़ी है, ये भाजपा, जनसंघ, संघ सबने मिलकर सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की लड़ाई है। और अब उसका आगे देखो, ये जो हमने उस समय देखा था, उनके वंश के आगे बेटे क्या करते हैं? 3 तलाक का फैसला हुआ है, बहनें बैठी है यहाँ पर,
कोई भी बेटी का विवाह होके जाए, 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, वो केवल तलाक तलाक करे और बाय बाय हो जाए, कितना खराब निर्णय है। जिस माँ बाप की बेटी घर से जाती है उसकी आत्मा से पूछो, जिस बेटी पे गुजरे उसके ऊपर बीती बात क्या होगी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे खराब कानून को आमतौर पर मान के चले पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती तो कोर्ट ने निर्णय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए गए निर्णय को भी बदलने का पाप किसने किया? इंदिरा गांधी जी के बेटे ने किया, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष के पिताजी ने किया। वही लाइन है जो मां कर रही वो बेटा कर रहा, वो बेटे का फिर बेटा कर रहा। वो आप राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? वो भी उसी लाइन पे चल रहे। मनमोहन जब पक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? पक्ष में थे तो वही कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उसकी पार्लियामेंट्री वोट के आधार पर सर्वाधिकार संपन्न कैबिनेट ने निर्णय किया। उस कैबिनेट के निर्णय को फाड़ करके मनमोहन सिंह के मुंह पे फेंकने का काम कौन कर रहे हैं? वापस वही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और इनके माध्यम से अब फिर दूसरी नाटक, जब अपोजिशन में आ गए तो संविधान खतरे में, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो जो दादी ने नहीं माना था वापस ये कह रहे हैं, जब इन पे ये आरोप चल रहे हैं और सब पे जब जमानत तक के मुकदमे चल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि तानाशाही हो गई, तानाशाही हो गई कि लोकतंत्र आ गया। आपके को छोड़ता हूं, तानाशाही आई है। अगर कोर्ट, तो कोर्ट के लिए तो सब बराबर, राजा हो या रंग, अपोजिशन वाला हो या पक्ष वाला, सबके लिए बराबर है। अगर उनके मुकदमे चल रहे हैं तो ये मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या? लोकतंत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बताओ, अब ये चुनाव हार जाए तो मशीन खराब, और चुनाव जीत जाए तो यहां तो ठीक है, वहां गड़बड़ है। हमारे मन की हो जाए तो चलेगा, और मन के खिलाफ हो जाए तो ये नहीं चलेगा। तो मैं आज आपके बीच में ये इसलिए बात कह रहा हूं कि लोकतंत्र की हमारे इस देश के अंदर जड़ें हजारों साल से, और हजारों साल में मैं आपको 2-3 नाम बताऊंगा केवल। श्री कृष्ण भगवान ने अगर द्वारका में अपना राज्य का आखिरी समय रहा तो उन्होंने अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। आप इतिहास उठा के देख लेना। विक्रमादित्य ने अपना शासन चलाया, सुशासन चलाया, उनने अपने बच्चों को नहीं बनाया, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहाँ देश में समर्थ है, सक्षम है। इसीलिए हमारे बीच में अटल जी भी सरकार चला के गए तो लोकतंत्र सुरक्षित है। मोदी जी भी आज बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक परिवार से क्यों आना चाहिए, किसी भी परिवार का आना चाहिए। इसलिए गाय वाला यहाँ और देश में चाय वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये लोकतंत्र की रीत है। तो आज अपने ये युवा संसद के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, आज भले आप प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न पदों पर विराजमान हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं। अपने अपने योग्यता और क्षमता से चलो। पार्लियामेंट का द्वारा दिया गया कानून प्रदत्त अधिकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है, और आपके माध्यम से भारत अनंत यात्रा पर आगे बढ़ता रहेगा। दुनिया के अंदर अपने प्रदर्शनी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। मेरी अपनी ओर से युवा मोर्चा के बहुत अच्छे आयोजन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और आज इनके संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया था, और हर साल ये घोषणा की गई कि इस दिवस को मनाया जाएगा। भारत को, लोकतंत्र को अग्निपथ से गुजरना पड़ा। वो पुनर्स्मरण कराने के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। उस यूथ पार्लियामेंट में पक्ष में, प्रतिपक्ष में, जैसे हमारे माननीय संसद के अंदर सभी प्रकार के दायित्व होते हैं, उस दायित्वों के आधार पर युवा मोर्चा ने प्रतीकात्मक रूप से आज ये बहुत सुंदर आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहूँगा वैभव पंवार जी को, रोहित चहल जी को, जो दिल्ली से आकर के
ये पूरे देश में आयोजन चल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में अंदर बीते 50 साल पहले आपातकाल के दरमियान जो अत्याचार हुए थे उनका न केवल स्मरण करना, लेकिन आज के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन पुराने घाव के आधार पर भविष्य में भगवान न करे दोबारा ऐसी मौका आए तो एक एक करके अच्छे युवाओं को तैयार करके उनसे प्रश्नोत्तर करते हुए हमने माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पंवार जी और सब मित्रों के साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, सबके साथ हमने विस्तार से उस कार्यक्रम में शामिल होकर के युवाओं के साथ संवाद भी किया और आपातकाल के दरमियान उनकी स्टडी को भी एक बार पुनः सबके सामने लाने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे लोकतंत्र में इसी प्रकार से युवाओं को जागृत करते करते युवा मोर्चा अपनी विचारधारा से भी जुड़ेगा और आपातकाल के कलंक के किए गए उस समय के काले कारनामों को समाज के लिए उजागर करेगा। संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया था और हर साल ये घोषणा की गई कि इस दिवस को मनाया जाएगा। भारत को लोकतंत्र को अग्निपथ से गुजरना पड़ा।